वेलकम टू ऑल इन एलिवेशन सिल्वर बुक टेस्ट सीरीज। ओके, सो ये पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जा रही है सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्लास 12 पीसीएम के लिए। ठीक, फ्री टेस्ट सीरीज है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो हम लोग बात कर रहे थे आपके सॉल्यूशन पे। ठीक, ये सॉल्यूशन आपका 12 जनवरी पेपर का है। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए थे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करूंगा, दैट विल हेल्प यू। All of the following statements are correct except the magnification produced by a convex mirror is always less than 1। अब देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल पे लेकर के जाता हूं चीजें, आप समझिएगा कि कैसे कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा, हमारे पास कॉनकेव मिरर होता है एक। तो ठीक है, इससे मैं कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करूंगा, जो डाउट होगा आपको यहाँ पे क्लियर होगा। और एक होता है आपके पास कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में हमने आपको 1 से लेकर 5 और 6 टोटल 6 केस पढ़ाए हैं। इसमें हमने सिर्फ आपको सिंगल केस पढ़ाया है। ठीक है, अब हमने कौन से आपको केस पढ़ाए हैं, जरा मैं आपको तुरंत यहाँ पे समझाता हूँ कि कौन से केस पढ़ाए हमने आपको। ये केस हमने आपको यहाँ पे डिटेल किए। कौन से? ये वाले। देखिए जरा, अब ये जो पर्टिकुलर केस है, मैं आपको काफी चीजें यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा अगर आपके क्लियर नहीं है तो। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये टोटल आपके पास 6 केसेस हैं जो कि आप कॉनकेव मिरर में आप पढ़ा करते हैं। अगर मैं आपको सामने यहाँ पे डायग्राम दूं तो जरा डायग्राम आप ये ले लीजिए, ये वाला डायग्राम। ये रहे वो डायग्राम। 1, ठीक, 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसने क्वेश्चन में क्या पूछा। इसने कहा द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, कोई भी चीज ग्रेटर देन 1 होगी और कोई भी चीज लेस देन 1 होगी। ठीक है, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 ये गारंटी नहीं करता है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कौन गारंटी करता है? एम ग्रेटर देन 0, एम लेस देन 0। तो मैं आपको दो चीजें यहां पे समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर हम केस नंबर 1 से लेकर के केस नंबर 5 पे कॉनकेव मिरर के केस में देखें, तो हमको जैसा कि पता है, इन डायग्राम्स में देखा जाए तो ऑब्जेक्ट तो मेरा हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है और इमेज भी मेरी लेफ्ट साइड पे बन रही है ना, केस नंबर 1 से लेकर केस नंबर 5 के बीच में। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा आपसे कि u भी लेस देन 0 होगी, v भी लेस देन 0 होगी। तो m की वैल्यू मिरर के लिए माइनस v अपॉन u होती है। ये क्वांटिटी लेस देन 0 है, ये क्वांटिटी भी लेस देन 0 है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो m अभी भी तुम्हारे पास क्या हो गया? लेस देन 0 आ गया। अगर m अभी भी आपके पास तुम्हारे पास लेस देन 0 आ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बना रहा है? ये रियल इमेज बना रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉनकेव मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर बीइंग द स्फेरिकल मिरर, सेम साइड ऑब्जेक्ट सेम साइड इमेज बनती है, तो वो रियल इमेज कहलाती है। ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, अगर हम कॉनकेव में ही केस नंबर 6 की तरफ देखें तो हमको साफ साफ पता लग रहा है इस केस को देख करके कि हमारा ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट साइड पे होगा लेकिन इमेज हमारी राइट साइड पे होगी। ठीक, तो हमने कहा कि ठीक भाई, तो हमने यहाँ पे कहा कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पे होगा, इमेज हमारी राइट साइड पे होगी। तो m इज इक्वल टू हो गया माइनस v अपॉन यू। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है, ये क्वांटिटी लेस देन 0 है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। ठीक, और ये तुम्हारे पास बन गया क्या? वर्चुअल इमेज। हमको ये बात पता है कि m की वैल्यू नेगेटिव होना, मतलब m की वैल्यू 0 से कम होना, ये रियल इमेज को गारंटी करता है, राइट। और m की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 होना, ये वर्चुअल इमेज को गारंटी करता है। तो कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं आपके इसी वक्त आपके कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर पे हम जनरल एक केस पढ़ते हैं, सिंगल केस पढ़ते हैं। अगर मैं आपके सामने यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का एक डायग्राम रखूं तो आप ये देखिए, डायग्राम ये रहा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर डायग्राम को तो आपने देखा ही होगा कि ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास कहीं भी रखा हो, इमेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनती है। ठीक, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड पे है, इमेज हमारी राइट साइड पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि u की वैल्यू तुम्हारे पास लेस देन 0, v की वैल्यू तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0, m की वैल्यू तुम्हारे पास माइनस v अपॉन u। ये ग्रेटर देन 0 हुआ, ये लेस देन 0 हुआ, और m की वैल्यू कितनी हो गई? m की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो m की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0। ठीक, और ये तुम्हारे पास किसको गारंटी कर गया? वर्चुअल इमेज को। इसका मतलब इतना तो हमको पता है कि कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल इमेज भी बनाता है, और कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्या क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है? नहीं, क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था कि जो मैग्निफिकेशन है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, क्या वो हमेशा लेस देन 1 होगा। अब जरा कॉन्वेक्स मिरर के पास चले जाते हैं और तुमसे पूछते हैं कि मैग्निफिकेशन होता क्या है। इसने कहा मैग्निफिकेशन होता है क्या? ये होता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट।
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हाइट ऑफ इमेज को देखें तो उसको y2 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं y1, ठीक है। क्या y2, क्या y2 का जो मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, क्या तुम्हारे पास y1 के मैग्नीट्यूड से कम होगा? हाँ बिल्कुल, y2 का जो मैग्नीट्यूड है वो तुम्हारे पास y1 के मैग्नीट्यूड से कम होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब y2 अपॉन y1 का रेशो 1 से कम होगा। इसका मतलब है मैग्निफिकेशन 1 से तुम्हारे पास कम होगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक। अब आती है बात नेक्स्ट पार्ट की। अ वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ प्लेन मिरर। ये तो होता ही है, ये तो हम लोगों ने देखा ही है कि प्लेन मिरर के सामने, अगर आप प्लेन मिरर के सामने रखेंगे, ये रहा आपका प्लेन मिरर, ठीक है, ये रखा है आपका प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के ठीक सामने हमने अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, कोई हमने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो उसकी इमेज हमको सेम साइज की मिलेगी। ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इरेक्ट मतलब ऊपर की तरफ सेम साइज की मिलेगी, ये भी सही है। अ वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी, मस्ट बी, शुड बी पे ध्यान रखना, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की मदद से क्या एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। देखिए यहाँ पे, देखिए कहां पे इन्होंने कहा कि हमें मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, वर्चुअल चाहिए, तो केस नंबर 6 पे आते हैं, केस नंबर 6 पे आते हैं। केस नंबर 6 पे कॉनकेव मिरर हमको वर्चुअल इमेज देता है, और कैसी देता है? इरेक्ट इमेज देता है। तो केस नंबर 6 हमने ये बना दिया। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। इसने कहा कि एक रियल और एक इन्वर्टेड और एक सेम साइज इमेज बना सकते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। नहीं, एक्चुअल में ये तो होता है केस नंबर 3, जब हमारी ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, उस वक्त हमको सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट मिलती है, रियल मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है, लेकिन ये होता किसके साथ है? कॉनकेव के साथ, कॉन्वेक्स के साथ नहीं होता। इसका मतलब है कि दिस इज आवर आंसर। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सभी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपके पास डी, ठीक है। इसको आपने मार्क किया है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सर मैग्नीट्यूड वगैरह का कैसे करना होता है, कुछ नहीं करना होता है मैग्नीट्यूड वगैरह का। आपको ये ध्यान रखना है कि y2 अपॉन y1 का रेशो, अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में कर लें, इस पर्टिकुलर केस में कर लें, हमको पता है कि इमेज फोकस में मिलती है। यहाँ पे y2 क्या होता है? 0 होता है। इसमें अगर देखा जाए तो y2 तुम्हारे पास y1 से कम होता है। इसमें देखा जाए तो y2 y1 के बराबर होता है। इसमें देखा जाए तो y2 तुम्हारे पास ग्रेटर देन y1 होता है। इसमें देखा जाए तो y2 आपका इन्फिनिट चला जाता है। इस पे देखा जाए तो y2 ग्रेटर देन y1 हो जाएगा, लेकिन अब ये वर्चुअल इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो जब मैग्नीट्यूड देखना हो तो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को देखना, और अगर साइन देखना हो तो माइनस v अपॉन u से देखिएगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इस पे जितने भी असर्शन रीजन आते हैं, जितने भी एमसीक्यू आते हैं, वो आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड the refractive index mu of the medium must satisfy the inequality, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 2 है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। जरा आप देखिए, अगर आपको ये पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आपको ये बात तो क्लियर होगी ही कि हमारा क्रिटिकल एंगल वगैरह क्या होता है। देख लीजिए ये पर्टिकुलर डायग्राम है, ठीक है, आपको आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा, ठीक। अब देखिए जरा, हमको ये पता है कि क्रिटिकल एंगल पे तुम्हारे पास क्या होता है, क्रिटिकल एंगल पे तुम्हारे पास ग्रेजिंग तुम्हारे पास होता है, ठीक। जो लाइट रे होगी वो तुम्हारे पास ग्रेज कर जाएगी इंटरफेस पे, और अगर आपका आई की वैल्यू सी से ज्यादा होती है तो आपका सेम मीडियम पे रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसका मतलब ये टीआईआर की कंडीशन है, और ये तुम्हारे पास जो है क्रिटिकल एंगल के फॉर्मेशन की कंडीशन है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास आई अगर लेस देन सी होता है तो ये प्रॉपर रिफ्रैक्शन की कंडीशन है। आप बात समझिएगा, ये आपकी प्रॉपर रिफ्रैक्शन की कंडीशन है, ठीक है। अब जैसा कि इन्होंने कहा कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू टेक प्लेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मीडियम मस्ट सेटिस्फाई द रिलेशन, ठीक। अब जरा समझते हैं हम लोग। हमको इतना पता है कि जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाती है तभी हमारे पास क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। हमको ये पता है कि साइन ऑफ द आई, ओके, एंड साइन ऑफ द आर, ठीक है। आई तुम्हारे पास है, इसका मतलब ये तुम्हारे पास कौन सा है? डेंसर मीडियम। आर तुम्हारे पास मतलब रेयर मीडियम, ठीक। साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। हमने क्या लिखा, कहां पे जा रहे हैं हम? रेयर मीडियम पे जा रहे हैं, कहां से? डेंसर मीडियम पे जा रहे हैं, ठीक। ऐसा हमने यहाँ पे लिखा। तो हमने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि साइन अगर हम सी लिखें, ठीक है, अगर आई की वैल्यू सी होती है तो आर की वैल्यू कितनी होती है? आर की वैल्यू 90 होती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया साइन 90, ठीक है। और हमने इसे लिख दिया क्या? हमने इसे लिख दिया डी तुम्हारे पास म्यू आर, ठीक है। और ये जो इसने म्यू दिया है ना मीडियम का,
अगर म्यू मीडियम का दिया होता है तो इसका मतलब होता है कि डी म्यू आर ही तुम्हारे पास कौन है, म्यू। इसका मतलब म्यू हमें मीडियम का दे रखा है। इतनी बात समझ आती है। तो इन्होंने कहा कि साइन सी अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। इसका मतलब ये हुआ कि साइन सी की वैल्यू किसके बराबर है, 1 अपॉन म्यू के बराबर है, ऐसा इसने बोला। हमने कहा, इसने कहा कि ये तो बात हो गई इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और क्रिटिकल एंगल के रिलेशन की। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दे वांट टू सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, ठीक है, किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। अब जैसा कि मैं आपको बताऊं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आई ग्रेटर देन सी होना चाहिए। हमने कहा कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आई मस्ट बी ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब है कि साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, साइन सी। ओके, इसने कहा कि साइन आई मस्ट बी ग्रेटर देन साइन सी की वैल्यू कितनी, 1 अपॉन म्यू, तो म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 1 अपॉन कितना, साइन आई। म्यू को जो है साइन आई से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए ये रिलेशन तो गलत है, ठीक है, ये रिलेशन भी गलत है, ठीक है। 1 अपॉन साइन आई क्या म्यू से ज्यादा है, नहीं, म्यू जो है 1 अपॉन साइन आई से ज्यादा है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है, ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। बात समझ आती है, ठीक है, इस तरीके से पर्टिकुलर यहाँ पे सॉल्व होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया सवाल था, कई लोगों ने इसमें दिमाग लगाया होगा, कई लोगों ने नहीं लगा पाया होगा, ये जैसा भी है, ठीक है। देखते हैं जरा, इसने यहाँ पे हमसे बोला, इसने यहाँ पे हमसे क्या बोला, इसने यहाँ पे हमसे कहा कि भाई दो मटेरियल हैं, ओके, दो मटेरियल हैं, एक मटेरियल ए है और एक मटेरियल बी है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मटेरियल ए है और मटेरियल बी है, और मटेरियल ए और मटेरियल बी के अपने अपने क्रिटिकल एंगल इन्होंने दे रखे हैं। बहुत बढ़िया किया, ठीक। अब जरा देखिए, अब इन्होंने कहा कि हमको इतना पता है कि आई बी ग्रेटर देन आई ए है, तो हमने यहाँ पे ये रे बनाई और इस रे को हम यहाँ पे ग्रेस करा ले गए, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ये रे बनाई और इस रे को हम यहाँ पे ग्रेस करा ले गए। ये हमारा जो है मटेरियल ए है और इसका क्रिटिकल एंगल जो है वो हमारा आई ए है, राइट, बात समझ आती है। और ये हमारा मटेरियल बी है और इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या है, वो हमारा आई बी है, ठीक है। और ये भी हमारा ग्रेस कर देगा क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल दे रखा है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल दे रखा है इसलिए हमने इसको जो है ग्रेजिंग एग्जिट करवा दिया, ठीक। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि अभी अभी हम लोगों ने ऊपर एक रिलेशन निकाला कि जो साइन सी होता है वो 1 अपॉन म्यू होता है, ओके, साइन सी जो होता है वो 1 अपॉन म्यू होता है। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने कहा इसके लिए अगर हम लिखें तो साइन आई ए इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू ए लिख सकते हैं, और साइन तुम्हारे पास आई बी इज इक्वल टू 1 अपॉन हम म्यू बी लिख सकते हैं, ऐसा है, ठीक। अब इन्होंने कहा कि आई बी जो है वो तो आई ए से ग्रेटर है, इन्होंने बोला कि आई बी जो है वो तुम्हारे पास आई ए से ग्रेटर है, तो हमने कहा कि साइन आई बी पहले तुम्हारे पास आई ए से ग्रेटर लिख दें। हमने कहा चूंकि आई बी आपका आई ए से ग्रेटर है, तो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट कि साइन आई बी आपका साइन आई ए से ग्रेटर होगा, है ना, साइन लगा दिया हमने दोनों तरफ। तो हमने कहा 1 अपॉन म्यू बी ग्रेटर हो जाएगा आपका किससे, 1 अपॉन म्यू बी ग्रेटर हो जाएगा 1 अपॉन किससे, म्यू ए से। 1 अपॉन म्यू बी आपका 1 अपॉन म्यू ए से ग्रेटर हो जाएगा, जिससे ये प्रूव होता है कि म्यू ए ग्रेटर देन म्यू बी है। म्यू ए तुम्हारे पास डेंसर मीडियम को इंडिकेट कर दे रहा है तुरंत, और म्यू बी आपका रेरर मीडियम को इंडिकेट किया दे रहा है, इसका यही मतलब हुआ। आई बात समझ में, ठीक। तो हमने इतना निकाल लिया कि म्यू ए इज द डेंसर मीडियम, राइट, एंड म्यू बी इज द रेरर मीडियम, राइट। अब इन्होंने कहा कि लाइट कैन बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज पासेस फ्रॉम बी टू ए। अब ये कह रहा है पहले स्टेटमेंट से कि लाइट जो है वो मीडियम बी से मीडियम ए पे जाए और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर सकती है। नहीं भाई, आप रेरर मीडियम हो और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट जो है वो डेंसर से रेरर का है, रेरर से डेंसर का नहीं है। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट बात आई, लाइट कैन बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड व्हेन इट पासेस फ्रॉम ए टू बी। अब वो ए से बी अगर जाएगी, तो इसने कहा कि अगर हम तुम्हारे पास यहाँ पे ये कंसीडर कर लेते कि ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है, और लाइट यहाँ से जाएगी, ठीक है, और वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगी, हाँ हो सकता है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम पे अगर तुम्हारे पास लाइट जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट आता है। उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ये और ये तो तुरंत गलत हो गया आपके पास, ठीक, और सेकंड वाला सही है, इसका मतलब सी या डी सही हो सकता है, ठीक। अब नेक्स्ट बात आती है क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक, आई बी में आई ए होगा या फिर ये होगा। हमने कहा लाओ चेक कर लेते हैं। तो हमने कहा कि लेट सपोज कि ये पर्टिकुलर हमने केस लिया कि हमारी कोई रे है और वो तुम्हारे पास रे यहाँ से गई और यहाँ पे आ गई, ठीक, क्योंकि हम ए से बी लेके जा रहे हैं। लेट सपोज कि ये एंगल तुम्हारे पास आई डैश है और ये एंगल तुम्हारे पास आर डैश है। जैसा कि हमको पता है कि साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश इज इक्वल टू कहाँ पे जा रहे हैं,
बी पे जा रहे हैं, ठीक, कहाँ से जा रहे हैं, ए से जा रहे हैं, हमने को सॉल्व किया, म्यू बी अपॉन म्यू ए, राइट। अब म्यू बी अपॉन म्यू ए में हमको पता है कि आप क्रिटिकल एंगल पूछ रहे हो, ठीक है। इफ आई डैश को आप क्रिटिकल एंगल पूछ रहे हो तो आपको आर डैश को 90 डिग्री लिखना ही पड़ेगा। हमने कहा हाँ, लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि हमको म्यू बी अपॉन म्यू ए की वैल्यू चाहिए। इसने कहा कि आप म्यू बी अपॉन म्यू ए की वैल्यू जानना चाहते हैं, आप बिल्कुल जानिए। देखिए, हम यहाँ से म्यू ए को क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन व्हाट, साइन आई ए। हम यहाँ से म्यू बी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन व्हाट, आई बी, ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। म्यू ए की लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, म्यू बी को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन बी, ठीक। अब इन्होंने कहा कि हमको इसकी वैल्यू चाहिए, हम म्यू बी की वैल्यू पुट करे दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन आई बी, इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन आई ए, ठीक। साइन सी अपॉन 1 इज इक्वल टू साइन आई ए अपॉन साइन आई बी, राइट। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई साइन इनवर्स कितना, साइन आई ए अपॉन साइन आई बी। इस तरीके से ये आ गया। तो वो पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल की ये बात पूछ रहे थे, उस पर्टिकुलर की वैल्यू ये आएगी। जैसा कि इन्होंने बोल रखा है साइन इनवर्स साइन आई ए साइन आई बी, है ना, यही हम लोगों ने निकाल पाया कि यही केस आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 2 और 4 सही है, इसका मतलब ये इसमें आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बाय दिस वे दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ये एक अच्छा सवाल है, अगर उस वक्त आपको क्लिक नहीं किया है तो उसको कॉपी में सेव कर लीजिएगा, सॉल्यूशन समझ लीजिएगा, ठीक है, कि कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कराया गया हो, ये बहुत क्या नाम है जरूरी नहीं है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग से ही लगना था, इस तरीके से आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज A convex lens of the focal length 12 सेंटीमीटर is made of glass of focal length this। तो इन्होंने कहा कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, जो कि है 3/2। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और चूंकि मीडियम नहीं बताया गया है तो बाय डिफॉल्ट अपन एयर ही लेंगे। तो फोकल लेंथ इन एयर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू जी म्यू ए माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला, ये सभी को पता है, तो हमने यहाँ पे एफ ए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, फिर ये कह रहा है व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ म्यू दिस। तो इन्होंने कहा कि कोई लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 5/4 दे रखा है। सो 1 अपॉन एफ एल इज इक्वल्स टू जी म्यू एल माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बहुत ही इजी सवाल है और बहुत फ्रीक्वेंट सवाल है बोर्ड एग्जाम के लिए, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये बहुत प्रॉब्लम की बात है, ठीक। तो अब इन्होंने कहा कि व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। तो ठीक है, देखते हैं जरा। तो 1 अपॉन एफ ए को उठा करके 1 अपॉन एफ एल से हमने डिवाइड किया, 1 अपॉन एफ एल से डिवाइड किया, तो ये वैल्यू हो गई है जी म्यू ए माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ओके, एंड जी म्यू एल माइनस 1, ठीक, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये दोनों हमने हटा दिए, ठीक। अब क्या हुआ, ये हो गया है एफ एल अपॉन एफ ए, ये हो गया है जी म्यू ए माइनस 1, ये हो गया है जी म्यू ए अपॉन एल म्यू ए, ठीक, माइनस 1, राइट। अब हम चाहे तो उसकी हम वैल्यू भी निकाल सकते थे, लेकिन हम डायरेक्टली हम पुट कर लेते हैं, हम अलग से सॉल्व क्यों करें, ठीक। हमको जी म्यू ए की वैल्यू दे रखी है कितना, 3/2 माइनस 1, ठीक। हमको जी म्यू ए की वैल्यू दे रखी है 3/2, और एल म्यू ए की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी, 5/4 माइनस 1। आगे सॉल्व कर लेते हैं हम इसको। जैसे हमने आगे सॉल्व किया तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एफ एल अपॉन एफ ए इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 3 माइनस 2, दैट इज 1/2, okay, and this one is 3/2, that is 2 into 2, 3 to the 6, 6/5 minus 1, right? So this value will be 1/2 and this is 1/5. So FL upon FA is equals to 5/2, right? Now FA की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 12 सेंटीमीटर दे रखी है, हम लोग उठा करके बस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ करना नहीं है इसके अंदर। FL upon FA is equals to 5/2 into 12, 2 1 जा 2 6 जा, दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर वुड बी द आंसर। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको निकालेंगे, ठीक। 30 सेंटीमीटर आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ लेट एफ बी एंड एफ आर बी द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स। इसने कहा कि एक तुम्हारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, और उसके बाद इसने एक कहा कि ये तो तुम्हारे पास एक कॉन्केव लेंस है, इनकी एफ वी और एफ आर दे रखी है, इनकी एफ वी और तुम्हारे पास एफ आर दे रखी है, ओके।
फिर ये बोल रखा है कि ये एफ वी और एफ आर है किसकी, ये है वॉयलेट और द रेड कलर की। इन्होंने कहा कि बताइए भाई कौन सा रिलेशन सही है। देखिए ऐसा है कि कॉची रिलेशन आप जानते हो, ठीक है, कॉची रिलेशन आप जानते हो। कॉची रिलेशन ने ये प्रूव कर दिया था कि जो म्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेमडा, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के तुम्हारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमको लेंस के लिए जो इस्तेमाल करना होता है वो होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, राइट, यही तो होता है, लेंस मेकर फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे कि सर 1/f=2, ठीक है, जो भी तुम्हारे पास रहा हो लेंस, लेट्स सपोज लेंस मटेरियल, ठीक है, लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू तुम्हारे पास सराउंडिंग मटेरियल -1, 1/r1 - 1/r2। आपने इतना हैवी क्यों लिख दिया लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मटेरियल। अब मुझे क्या पता कि आपका लेंस काहे का बना है, और मुझे ये कैसे पता कि आपकी सराउंडिंग कौन सी है, तो मैंने यहीं पे लिख दिया, ठीक, 1/सराउंडिंग का लिख दिया। अब जरा देखिए, अब मुझे ये पता है कि जो लेमडा है, ठीक है, वो आर की, वो तुम्हारे पास लेमडा वेवलेंथ से कम है, हमको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है 700 नैनोमीटर, लेमडा आर की 700 नैनोमीटर, और लेमडा वॉयलेट की कितनी तुम्हारे पास 400 नैनोमीटर। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इससे मुझे ये पता लग गया कि म्यू आर तुम्हारे पास म्यू वी से कम होगा, ओके, म्यू आर तुम्हारे पास म्यू वी से कम होगा। तो हमने कहा कि लेंस मटेरियल का सराउंडिंग मटेरियल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेड लाइट के लिए, वो लेंस मटेरियल का सराउंडिंग मटेरियल के रिस्पेक्ट में वॉयलेट लाइट से तुम्हारे पास कम होगा। ये बात हमने यहाँ पे निकाल ली, हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने यहाँ पे लिखा 1/FV, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेंस मटेरियल सराउंडिंग मटेरियल वॉयलेट कलर -1, कितना 1/r1 - 1/r2, राइट, 1/FR लेंस मटेरियल सराउंडिंग मटेरियल, ठीक, रेड कलर के लिए -1, ठीक, 1/r1 - 1 कितना r2, राइट, ये आ गया वैल्यू। अब हमने कहा कि ये रेड के लिए जो वैल्यू है ना, ये तुम्हारे पास हो गई है कम, हमने कहा ठीक। अब रेड के लिए वैल्यू कम हो गई तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, म्यू तुम्हारे पास sm, ठीक, r-1, और ये हो गया है क्या, म्यू lm, और ये तुम्हारे पास sm तुम्हारे पास r-1, ये वैल्यू तुम्हारे पास पूरी की पूरी इससे कम है, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा FR/FV तुम्हारे पास LM म्यू SM, ठीक, वॉयलेट -1, ओके, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी LM, ठीक, SM, ठीक है, रेड लाइट फॉर -1। अब अगर हम बात करते हैं तो हमको पता लगता है कि LM म्यू SM, ठीक, R-1/LM म्यू SM, ठीक है, वॉयलेट -1 का रेशो 1 से ज्यादा है, ठीक है। अगर ये रेशो आपके पास 1 से ज्यादा है तो इससे क्या प्रूव एग्जैक्टली होता है कि FR/FV का रेशो भी 1 से ज्यादा होगा, इसका मतलब FR तुम्हारे पास FV से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई तुम्हारे पास किसके लिए, ये बात हो गई तुम्हारे पास कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए उन्होंने बोला था, तो ये बात हो गई। तो हमने कहा कि FR तुम्हारे पास FV से ज्यादा है, तो वो हमको दिख रहा है, एक तो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। हमने कहा ठीक है, तो आप लोग तो गलती हो जाइए। अब इन्होंने कहा कि कॉन्केव के लिए, अब भाई जो कॉन्केव लेंस है भाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए फॉर्मूला है, तो अलग क्यों होगा, सेम होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। तो अगर FR FV से ज्यादा है कॉन्वेक्स के लिए तो FR FV से ज्यादा होगा कॉन्केव के लिए, तो आंसर बी वुड बी द आंसर, ठीक है। तो बी जो है तुम्हारे पास यहाँ पे आंसर बन जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे। अगला सवाल कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.61 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द येलो 1.63 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट कलर 1.65 है, ठीक है, और हमको ये निकालना है। तो हमको पता है कि तुम्हारे पास फॉर्मूला, ठीक है, अगर आपको याद हो कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा येलो -1, और फिर इसका हमारे पास क्या निकल के आ जाता था सॉल्व हो करके, ठीक है, ये होता था इनका फॉर्मूला जिसको कि हम सॉल्व कर लेते थे, और सॉल्व कर लेने के बाद पर्टिकुलर वैल्यू हम लिखा करते थे म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू येलो -1। तो म्यू वी की वैल्यू कितनी 1.65, म्यू आर की वैल्यू कितनी 1.61, म्यू येलो की वैल्यू कितनी 1.63 -1। तो आपको सॉल्व नहीं करना था, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन ढूंढना था कौन सा सही है, तो दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी, राइट। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे यहाँ पे कह रहा है अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m, ठीक, एंड एंगल a इज प्लेस्ड इन अ मिनिमम एंगल डेविएशन पोजीशन, ओके। तो आपको पता है कि म्यू का फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m
बाय 2 अपॉन साइन ऑफ व्हाट a बाय 2 होता है। ओके, इन्होंने कहा कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो तुम्हारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, तो हमने म्यू की जगह क्या पुट कर दिया, म्यू की जगह हमने पुट कर दिया है m। ओके, म्यू की जगह हमने पुट कर दिया है m, ये आ गया है तुम्हारे पास कितना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स m। ओके, साइन ऑफ a प्लस a बाय 2 and this is sine of a by 2, right? This is sine of 2a by 2 and sine of a by 2। ठीक, what will happen now? This will become sine of a upon sine of a by 2। sin 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 of what, sin थीटा cos थीटा। तो what we can write, 2 of sin a by 2 cos of a by 2 upon 2 of sin a by 2। sin a by 2, sin a by 2, 2 cancel, so this will become cos of a by 2, right? So m is equals to हो गया है what, cos of a by 2, right? cos of a by 2 तुम्हारे पास आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने हमसे क्या बोला, इन्होंने हमसे कहा कि नीचे मेरे ख्याल से एक 2 नहीं है, ये वाला हटा देते हैं, तो ये 2 अभी बचा हुआ है, तो ये 2 cos a by 2 हो गया, राइट? अब इन्होंने कहा कि m by 2, ठीक, m by 2 एंड इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास cos a by 2, दिस विल बिकम cos इनवर्स व्हाट, m by 2 इज इक्वल्स टू a by 2 एंड दिस विल बिकम a की वैल्यू 2 cos इनवर्स व्हाट, m by 2। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि इन्होंने म्यू लिख रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने म्यू को ही यूज कर लिया, तो आपका आंसर होगा सी। ठीक है, तो सी वुड बी द आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला सवाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट दे रखा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ सो दैट द इमेज टू बी ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो अभी अभी सिखाया था हमने आपको, ये तो हमने आपको अभी अभी सिखाया था पहले ही क्वेश्चन में, कि अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखें, ठीक है, तो ये रहा वो डायग्राम। ठीक है, अब इस डायग्राम में क्या तुमको साफ साफ दिख रहा है, केस नंबर 3। कौन सा केस नंबर 3, ये रहा केस नंबर 3। यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे पास कहाँ रखा जाता है, 2f पे रखा जाता है, और इमेज भी कहाँ बनती है, 2f पे बनती है। तो इन्होंने कहा कि कहाँ पे रखा जाए किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इन कॉनकेव मिरर के सामने, ताकि फोकल लेंथ जिसकी f हो, ताकि उसकी इमेज जो है सेम साइज की बने। तो सेम साइज की इमेज बनने का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि आपके जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो क्या है, वो है तुम्हारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फिर तुम्हारे पास कितना, या फिर तुम्हारे पास 2f। तो डी वुड बी द आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको पढ़ने की जरूरत है इस साल, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या क्या रखा है, अगला सवाल क्या रखा है, रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन एयर इज इंसिडेंट। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब रे तुम्हारे पास रेयर से डेंसर मीडियम पे आती है, ठीक है, जब रे रेयर से डेंसर मीडियम पे आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल तुम्हारे पास बेंड कर जाती है। ठीक है, जब रे रेयर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल कर जाती है, और जब रे तुम्हारे पास रेयर से तुम्हारे पास डेंसर से रेयर आती है, ठीक है, डेंसर से रेयर आ जाती है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ठीक, आपको पता है कि वेलोसिटी, आपको पता है ये बात कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है, हमको ये पता है कि v1 तुम्हारे पास है इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा 1 रखेंगे, एंड v2 इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा 2 रखेंगे। जब आप रेयर से डेंसर मीडियम पे जाते हैं, जब आप रेयर से डेंसर मीडियम पे जाते हैं तो आपकी वेलोसिटी घटती है। ठीक है, और जब आप डेंसर से रेयर मीडियम पे जाते हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। रेयर मीडियम का मतलब है कम भीड़ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, डेंसर का मतलब है ज्यादा भीड़ ऑफ द मॉलिक्यूल। ज्यादा भीड़ होगी तो बहुत तेजी से भाग नहीं पाओगे। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक, तो इन्होंने कहा रेयर से डेंसर जाएंगे तो सिंपल सी बात है, या डेंसर से रेयर जाएंगे तो वेलोसिटी v1 v2 के बराबर नहीं होगी, v1 v2 के बराबर नहीं होगी। ठीक, अगर v1 v2 बराबर नहीं होगी तो हमको पता है कि या तो फ्रीक्वेंसी इस बात को चेंज कर रही होगी, या तो तुम्हारे पास लैम्डा इस बात को चेंज कर रहा होगा। दोनों लोग तो चेंज नहीं हो सकते ना, दोनों लोग चेंज हो जाएंगे तो फिर कैसे पॉसिबल है, एक बढ़ेगा एक घटेगा, है ना, या दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे, तो दोनों नहीं हो सकते। ये अगर तुम्हारे पास चेंज हो रहा है तो इसको कोई एक चेंज कर रहा होगा। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। इस बात को ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 और ऑप्शन है इसका बी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला पार्ट करते हैं सॉल्व। अगला पार्ट हमारे पास क्या है, असर्शन रीजन का। ठीक है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट पार्ट लेकर के आते हैं, हमारे पास क्या है क्वेश्चन जरा देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, आप इन्हें देखिएगा जरा। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ, अगला सवाल हमारे पास एसर्शन रीजन का है। ये तो पहले बात हमारे पास रूल्स है, ठीक है, आप इन रूल्स को देख लीजिए क्या है रूल। अब ये पर्टिकुलर रूल के हिसाब से आपको आंसर देना है, ठीक है, या फिर मोर नियर टू इट आपको आंसर देना है। मतलब क्या है, मैं अभी आपको समझाता हूँ इसका जो मैं बोल रहा हूँ। जरा आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक। इन्होंने बोला कि अ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स लेंस बोथ हैव द सेम फोकल लेंथ इन एयर, व्हेन दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर दे विल हैव द सेम फोकल लेंथ, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक कॉनकेव मिरर ले लो, ठीक है, और एक क्या ले लो, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लो। हमको पता है कि ठीक है भैया, हमने एक कॉनकेव मिरर ले लिया और एक हमने कॉन्वेक्स तुम्हारे पास लेंस ले लिया, ठीक, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और हमने कहा कि आप लोगों की फोकल लेंथ बिल्कुल बराबर है, ऐसा ये बोल रहे हैं। व्हेन दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर दे विल हैव द सेम फोकल लेंथ। देखिए ऐसा है, when mirror is submerged, बात समझिएगा, when mirror is submerged, when mirror is submerged, जब भी आपकी मिरर सबमर्ज होती है, ठीक है, there is no change in focal length, there is no change in focal length, आपकी फोकल लेंथ में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता, ठीक। when lens is immersed, when लेंस इज इमर्स्ड, जब लेंस आपका इमर्स हो जाता है, जब लेंस आपका इमर्स हो जाता है, तो देयर देयर इज चेंज इन फोकल लेंथ, देयर इज चेंज इन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ में चेंज आता है। इन्होंने कहा क्यों, इन्होंने कहा ऐसा है कि 1/f इज इक्वल टू होता है लेंस मटेरियल सराउंडिंग मटेरियल माइनस वन, वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन व्हाट R2, राइट। अब इन्होंने कहा कि भाई ये लेंस मटेरियल है, सराउंडिंग मटेरियल है, ठीक है। इफ इफ सराउंडिंग मटेरियल इज चेंज्ड, अगर सराउंडिंग मटेरियल चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि LM, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू SM चेंज होगा, ठीक है। और अगर ये चेंज होगा तो इसका मतलब है फोकल लेंथ चेंज होगा, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास सराउंडिंग मटेरियल आप चेंज करते हो, हवा से पानी, पानी से कुछ तेल, केरोसिन, कुछ भी लेकर के जाते हो, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तुम्हारे पास चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा और मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, इसका मतलब फोकल लेंथ चेंज होगी। तो इसने कहा लेंस फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड, लेंस फोकल लेंथ कैन बी चेंज्ड, ठीक है, बाय चेंजिंग सराउंडिंग मीडियम, बाय चेंजिंग व्हाट, बाय चेंजिंग सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम को चेंज करके ऐसा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसने बोला कि व्हेन दे आर सबमर्ज्ड इन वाटर दे विल हैव द सेम फोकल लेंथ, ना, गलत हो गया, ये तो फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया भाई, ये फॉल्स हो गया किसी भी कीमत पे, ठीक। इन्होंने कहा द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 4/3, ये वैल्यू याद रख लीजिए, काम आएगी, ठीक। एंड देन विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर का होता है तुम्हारे पास 1, तो हमको पता है कि म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए ही तुम्हारे पास होता है डब्ल्यू म्यू ए। हमको पता है कि दिस वर्क्स एज अ डेंसर मीडियम, दिस वर्क्स एज अ रेयर मीडियम। तो कैसे पॉसिबल है कि पानी का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तुम्हारे पास एयर से कम हो जाए, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। लेकिन अब आप कहोगे कि ऐसा तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। आप कहोगे एसर्शन, एसर्शन और एसर्शन के ट्रू होने के 3 ऑप्शन होते हैं ए बी सी के, और डी पे एसर्शन फॉल्स होता है, तो डी पे एसर्शन फॉल्स हो गया तो रीजन इन्होंने कहा ट्रू, लेकिन यहाँ पे तो रीजन भी फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे आप कह रहे हो कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कम होता है एयर से, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इस केस में हम आंसर क्या देंगे, मान लो बोर्ड में ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करोगे, इस केस में आंसर पहले एसर्शन को प्रायोरिटी दी जाएगी, देन रीजन को प्रायोरिटी दी जाएगी। पहले एसर्शन को चेक करो, एसर्शन ट्रू है क्या, एसर्शन ट्रू है तो ए बी सी में जाना, और अगर एसर्शन फॉल्स है तो रीजन चाहे कुछ भी हो, ठीक है, रीजन चाहे फॉल्स हो, रीजन चाहे ट्रू हो, आपको डी ही मार्क करना है, ध्यान रखिएगा। देयर कैन नॉट बी एनी क्लेम टू द बोर्ड, बोर्ड पे कोई क्लेम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मार्क करना होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर का आंसर कितना आ जाएगा, इस पर्टिकुलर का आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, डी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो दिस वुड बी द आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं जरा। अगला हमारे पास एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है एक। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे यहाँ पे कह रहा है कि ये दे रखा है हमारे पास, और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि अ रे ऑफ द लाइट सफर्स अ डेविएशन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2a आफ्टर वन रिफ्लेक्शन, ठीक। After one reflection, find the normal incidence of light, for normal incidence of light
डेविएशन इज जीरो। नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ द लाइट के लिए क्या है, डेविएशन आपके पास जीरो है। हमने कहा ठीक है। अब नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट के लिए अगर डेविएशन जीरो है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बोल रखा है 180 डिग्री माइनस 2y। अब इसके लिए मैं आपके सामने एक डायग्राम रखता हूँ, तो इस डायग्राम को चेक करिए। ये डायग्राम क्या है, ये इन्होंने कहा कि अगर आप देखें तो ये रहा वो पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, इन्होंने कहा कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो तुम्हारे पास एंगल ऑफ डेविएशन होता है। एनी रे ऑफ लाइट सफर्स अ डेविएशन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2y आफ्टर वन रिफ्लेक्शन, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया आपके पास ट्रू, ये ट्रू हो गया आपके पास स्टेटमेंट, ठीक। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट डेविएशन इज जीरो, राइट। अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता तो लाइट सीधे तुम्हारे पास नीचे आती और वापस चली जाती। इस केस में आई कितना, जीरो, ठीक है, आर कितना, जीरो, और जो डेविएशन है उसको देखा जाए 180 डिग्री माइनस 2 इंटू आई जीरो, तो डेविएशन कितना 180 डिग्री का होता, पर ये तो कह रहा है जीरो है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। आई बात समझने, ये हो गया है तुम्हारे पास फॉल्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई रे ऑफ द लाइट 180 डिग्री माइनस 2i का डेविएशन लेती है वन रिफ्लेक्शन के बाद है, और फॉर नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ द लाइट के लिए डेविएशन तुम्हारे पास कितना, जीरो। इन्होंने कहा ये तो फॉल्स है, तो इन्होंने कहा ठीक, उस हिसाब से तो देखा जाए, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होना चाहिए सी, ठीक है। तो सी वुड बी अवर आंसर। तो इसका आंसर होगा तुम्हारे पास क्या, इसका आंसर होगा सी, ठीक। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा जरा प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। अगला प्रॉब्लम दे रखा है, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज -2 देन दिस इज डेफिनेटली अ कॉनकेव मिरर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कॉनकेव मिरर के केस नंबर 1 से लेकर के 5 तक, केस नंबर 5 तक m की वैल्यू आपकी लेस देन 0 आती है, जो कि एक रियल इमेज को गारंटी करती है, राइट, जो कि एक रियल इमेज को गारंटी करती है। और केस नंबर 6 पे m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, जो कि एक वर्चुअल इमेज को गारंटी करती है, राइट। अगर हम बात कॉन्वेक्स मिरर की करें, अगर हम बात कॉन्वेक्स मिरर की करें, तो हमको पता लग रहा है कि वहां पे एक ही केस था, लगभग लगभग वी एम के ग्रेटर देन 0, और वो वर्चुअल इमेज को इंडिकेट कर रही थी, ठीक है। एम के लेस देन 0 होना, एम के -2 होना रियल इमेज को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली कॉन्केव मिरर के द्वारा काम किया होगा, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल कॉन्केव मिरर के द्वारा काम किया गया होगा। ओनली कॉन्केव मिरर कैन मेक रियल इमेजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, बात सही है। अभी अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, ऊपर में हमने आपको ये दिखाया था कि रियल इमेज तुम्हारे पास कॉन्केव मिरर के द्वारा ही बनाई जा रही थी। तो इसका मतलब है कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा नहीं बनाई जा रही थी, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्केव मिरर ही क्या सिर्फ और सिर्फ रियल इमेजेस, रियल ऑब्जेक्ट ही बना सकता है, हाँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट में। अच्छा, जब तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में ना बोले तब तक वर्चुअल ऑब्जेक्ट के बारे में मत समझिएगा, ठीक है। जब तक आपसे रियल इमेज के बारे में, रियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात हुई, तो रियल ऑब्जेक्ट के बारे में ही स्टिक आप रहिएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लेंगे। अब मुद्दा ये है कि क्या कॉन्केव मिरर रियल इमेजेस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट बनाता है, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। इस केस में अगर आपको लगता है कि इसका सही एक्सप्लेनेशन है और सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप अगर जरा सा भी कंफ्यूज हो, ठीक है, तो इसमें मोर और लेस आप ए को ही मार्क करके आइएगा, उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें नहीं लगता कि मैग्निफिकेशन में किसी रियल ऑब्जेक्ट का -2 है, तो ये इस बात को सपोर्ट इस बात के द्वारा किया जा रहा है, तो हम इसका आंसर बी भी करेंगे। तो ऐसा है इस केस से, इन पर्टिकुलर केस में आप बोर्ड एग्जाम में भी ए और बी लिख करके आ सकते हैं, ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में भी ए और बी लिख करके आ सकते हैं, क्योंकि इसी पर्टिकुलर पार्ट में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो अगर आपने ए लिखा है तो, अगर आपने बी लिखा है तो, हम दोनों पे ही आपको मार्क्स यहाँ पे देंगे, ठीक है। अगला पार्ट हमसे क्या पूछा गया है, समझिएगा जरा। अगला पार्ट हमसे यहाँ पे पूछा गया है, अगला पार्ट हमसे पूछा गया है, एक मिनट, ये तरफ क्वेश्चन पहले आ गया है, इसको मैं पीछे कर देता हूँ। अगला पार्ट हमसे पूछा गया है, आई थिंक ये है क्वेश्चन, हाँ। In case of the concave mirror, if a point object is moving towards the mirror along its principal axis, then its image will move away from the mirror. उसकी इमेज अवे फ्रॉम द मिरर होगी। अब हम जरा इसमें आ जाते हैं, ठीक है। ये बात तो अभी आपको मैंने दिखाई थी डायग्राम के थ्रू, अब आप इसको जरा देख लीजिए फिर से, आपको फिर दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि कॉन्केव मिरर की ये बात कर रहे हैं। अगर कॉन्केव मिरर पे ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास इधर की तरफ जा रहा है, तो पहले फोकस में बनी, फिर ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट और खिसका, फिर फोकस से इधर की तरफ आ गई,
फिर ये और इधर गया तो ये फिर उसी पॉइंट पे इमेज बना दी, ये और इधर खिसके इमेज इधर आ गई, ये और इधर खिसके इमेज इनफाइनाइट चली गई। इसका मतलब है इन केस ऑफ द कॉन्केव मिरर, इफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द मिरर अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट्स इमेज विल मूव अवे फ्रॉम द मिरर। हाँ बिल्कुल सही है, ये तो तुम्हारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो गया, ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट, ठीक। इन केस ऑफ द रिफ्लेक्शन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑलवेज ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। हमेशा तुम्हारे पास जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो हमेशा ही तुम्हारे पास अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो इन्होंने कहा ये तो पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा हमारे पास ए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला इन्होंने क्या बोला है। अगला इन्होंने हमसे बोला है क्वेश्चन, जरा देखिएगा इसको क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इन्होंने हमसे बोला है, ये है, इन्होंने बोला है कि अ convex lens and a concave lens are kept in contact, they will behave as a diverging lens if the focal length of the convex lens is more, right। हमको ये पता है कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2, ये किसका है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप समझ नहीं पाओगे क्वेश्चन को, ठीक। हमको पता है बीइंग अ कॉन्वेक्स लेंस f1 लिया, बीइंग अ कॉन्केव लेंस f2 लिया, f1 ग्रेटर देन 0 है और f2 तुम्हारे पास लेस देन 0 है। हम इस बात को पहले इंकॉर्पोरेट कर दे जरा, तो हमने इसको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, और हमने इसको नेगेटिव ले लिया, तो ये कितना हो गया f2 माइनस f1 अपॉन कितना f1 और f2। तो कैपिटल F की वैल्यू कितनी हो गई, f1 हो गई, f2 हो गई, f2 माइनस तुम्हारे पास f1 हो गई। अब ये बोलते हैं कि दे विल बिहेव एज द डाइवर्जिंग लेंस इफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज मोर, ठीक है। इसने कहा कि अगर f2 का मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास f1 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो क्या ये जो लेंस कॉम्बिनेशन होगा क्या वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। इन्होंने कहा कि अगर f2 का मैग्नीट्यूड तुम्हारे पास f1 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब है कि f2 का मैग्नीट्यूड माइनस f1 का मैग्नीट्यूड इज अ ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी। इसका मतलब ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे तुम लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी हो चाहे लेस देन 0 क्वांटिटी हो, ठीक है। तो इसका मतलब कैपिटल F की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, जो कि क्या बताएगा, जो कि बताएगा कि ये तो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि ये बताएगा कि ये तुम्हारे पास किसकी तरीके से है, ये तुम्हारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस की तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो इन्होंने कहा कि भाई पहला स्टेटमेंट तो साफ साफ क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक। पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज लेस देन द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। पावर होता है 1 अपॉन पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस होता है तुम्हारे पास कॉन्केव लेंस, एंड पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस होता है 1 ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ दी तुम्हारे पास कॉन्केव लेंस तुम्हारे पास नेगेटिव रहेगी, कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव रहेगी, तो px तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 रहेगी और कॉन्केव लेंस तुम्हारे पास लेस देन 0 रहेगी। एज द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव वेयर एज द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर ये बात बिल्कुल सही है तो इसका आंसर हमें क्या देना चाहिए, सी देना चाहिए, असर्शन फॉल्स रीजन तुम्हारे पास ट्रू हो गया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ये इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा कि द मिनिमम डिस्टेंस, इन्होंने कहा द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज 4f, ठीक है। अब ये कौन सा एग्जैक्टली केस है, जरा यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन सा केस है, ध्यान से समझिएगा। ये आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आएगा, अगर आप फॉर्मूले वाले बच्चे हैं तो आपको दिक्कत होगी, फॉर्मूलों से फिजिक्स नहीं हो पाएगी आपकी, ठीक। अगर हम केस नंबर 3 को देखें, केस नंबर ये तो सॉरी इसका है, केस इसका है, ठीक है, मिरर का। अगर हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की तरफ देखें तो हमको ये बात पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का यदि मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं तो आप उसको जरा समझिए, कोशिश करिएगा, ठीक है। कि हमको ये पता है कि लेट सपोज ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, राइट, ये कॉन्वेक्स लेंस है और आपने ये तुम्हारे पास 2f और f पे यहाँ पे बनाया, ठीक, यहाँ पे आप लेके गए और देन आपका ये f है और देन आपका ये 2f है, ठीक, और यहाँ पे आप जो है इधर की तरफ बनाएंगे ये, ठीक, और ये आप रे को यहाँ से लेकर के आएंगे यहाँ पहुंचा देंगे, ठीक। आपको ये पता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस इज 2f, ठीक। ये कह रहा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो आपकी इमेज फोकस और 2f के बीच में होगी, लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में होगा तो आपकी इमेज तुम्हारे पास कितनी होगी, आपकी इमेज जो है मतलब जब आप 2f से इधर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे डिस्टेंस अलग तरीके से आ जाएगी, और जब आप यहाँ पे 2f और f के बीच में चले जाएंगे तो डिस्टेंस अलग आ जाएगी। इन्होंने कहा कि बस एक यही वाला केस है जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पे होगा और आपकी इमेज भी तुम्हारे पास 2f हो, उसी केस में आपकी सेम साइज की तुम्हारे पास एक तो इमेज बनती है, ठीक है, और यही आपकी मिनिमम डिस्टेंस होती है।
तो हमने कहा कि ये दूरी भी कितनी 2f और ये दूरी भी कितनी 2f, तो टोटल तुम्हारे पास कितनी हो गई, टोटल हो गई 4f। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस जो कि किसी ऑब्जेक्ट और रियल इमेज में हो सकती है कॉन्वेक्स लेंस में, वो 4f है। इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। फिर इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस इज 2f देन इट्स इमेज डिस्टेंस इज आल्सो तुम्हारे पास 2f। ये बात तो बिल्कुल सही है ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो इसने का इसका आंसर ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो अगर इसका आंसर मार्क करने में है तो आप बी ए मार्क करिएगा, क्योंकि बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है हमारा एमसीक्यू और एब्स्ट्रैक्शन रीजन का पोर्शन। ठीक है, अगला पोर्शन आपको थ्योरेटिकल पार्ट का मिलेगा।